ये सब सहारन अफ्रीका की इकोनॉमी से भी तुलना करते हैं बिहार की, तो हाँ, लेकिन वो इतनी दूर जाने की ज़रूरत थी, अफ़गानिस्तान से कर लीजिए। हाँ, ऐसे देश हैं जिनके नाम आप कभी सुने ही नहीं होंगे, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये मतलब सब साधारण अफ्रीका की ये कीनिया, युगांडा तो बिहार यूपी से बढ़िया है। ज़ाम्बिया भी बढ़िया है, साउथ अफ्रीका तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये हिंदी भाषी पता नहीं कहाँ से आ गए। भाई मैं तो अवध भाषी वो राष्ट्र वो हमारे राजधानी दिल्ली सल्तनत के अलावा ये हिंदी भाषी कौन है भाई? हरियाणवी है, ब्रज है, नहीं नहीं, मतलब जो हिंदी पट्टी को कहते हैं कि बंगाली है, मुंडा है, मारवाड़ी है। हाँ, जी ये सब भाषाएं को हम देखकर एक हिस्ट्री बना के इसको हिंदी बनता है, तो ये तो मतलब भारत सरकार का काम है। मुझे बहुत खराब लगा कोविड के बाद, जब मैंने देखा कि ये माइग्रेंट वर्कर्स जो है ये हजारों मील चलकर अभी छठ पूजा पे गए हैं। हाँ, अब इलेक्शन के लिए उनके लिए ट्रेन लगाए हैं। हाँ, लेकिन ये क्या बकवास है कि लोग 9,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर साल में एक बार, 2 साल में एक बार ट्रेन में भी साला जगह मिले तो जानवर जैसे जाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना जो है, उसने जो क्राइम्स कमिट किए हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, उसका तो मुकाबला करना मुश्किल होगा उत्तर भारत देश में। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम एक बहुत ही पेचीदा और गंभीर मामले पर बात करने वाले हैं, और मेरे साथ हैं मशहूर अर्थशास्त्री रतिन राय साहब, जो हैदराबाद से इसमें जुड़े हैं। और ये जो बातचीत है, ये उन्होंने कुछ दिनों पहले एक मंथन लेक्चर दिया है, जो भारत की, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो असमानताएं हैं उनको उसमें रेखांकित किया है। रतिन राय साहब पहले भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, यूएनडीपी में काम कर चुके हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के निदेशक के रूप में रह चुके हैं। तो खासा लंबा चौड़ा उनका एक्सपीरियंस है। और मैंने उनसे कहा कि ये जो बातचीत आपने अंग्रेजी में कही है, ये हिंदी वालों तक कैसे पहुंचेगी, तो इसलिए वो इसके लिए राजी हो गए। तो मेरा पहले बहुत शुक्रिया और उनका स्वागत है इस बातचीत में, राय साहब। और तो पहले ये जो बातचीत है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी और भी तरह तरह से राजनीति में और बाकी जगहों पे हम देखते रहे हैं कि ये जो असमानता है, जो उत्तर भारत के बीच का जो डिवाइड है जिसको कहते हैं, वो अगर आप उसके बारे में एक थोड़ी रूपरेखा बताएं, फिर हम आगे इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो मैंने इसको जब मैंने अंग्रेजी में इस पे वार्ता की थी मैंने मंथन में, तब मैंने बोला था एक अंग्रेजी फ्रेज है सेम सेम बट डिफरेंट। अगर आप मैं बैंकॉक में रहता था थाईलैंड में, और जी वहाँ लोग इसको किसी से पूछे कि यहाँ का खाना अच्छा है या वहाँ का खाना, बोलते सेम सेम बट डिफरेंट। इसका ये मतलब है, मतलब अगर आप बाहर से देखें, नजरअंदाज करें, तब अलग ही लगता है, लेकिन थोड़े से अगर आप गहराई में जाए तो एक्चुअली एक ही बात है दोनों में। तो मेरे ख्याल से दक्षिण और उत्तर भारत इसी सेम सेम डिफरेंट का जो फ्रेमिंग है, जो संदर्भ है, उस पे पड़ता है। डिफरेंट तो आप अगर देखें तो दो चीजों में डिफरेंट है। एक तो अर्थव्यवस्था में, और जो आर्थिक समृद्धि है दक्षिण का, वो अब उत्तर भारत के से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं अगर उत्तर भारत बोलूं आपको, तो मैं दे रहा हूँ विंध्याचल के उस तरफ के जो प्रांत है उनको मैं उत्तर भारत में रहता हूँ। गुजरात जी, इसके बाद शायद हम बात कर सकते हैं। मेरे खुद का जो राज्य है महाराष्ट्र को मैं एक्सेप्शन मानता हूँ, और वो ना वहां पड़ता है ना यहाँ, जी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो 5 दक्षिणी प्रांत हैं उनको मैं या पेनिनसुला बोलते हैं, मतलब समुद्र से जो जी मतलब घिरे हुए हैं, वो जो 5 प्रांत है वो उनको मैं साउथ बोलता हूँ, दक्षिण बोलता हूँ। और जो भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि नॉर्थ ईस्ट छोड़ के, वो तो अलग स्पेशल केस है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल छोड़ के, वो जो हमारे पर्वतीय प्रांत हैं उनको छोड़ के, वो भी अलग केस है। जो हम कहते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ जमुना बहती जी है, जहाँ पे लोग चावल और रोटी दोनों खाते हैं, जहाँ ऋतु के 4 भाग होते हैं, वो लोगों को मैं नॉर्थ इंडियंस कहूंगा। और साउथ इंडियंस जो है वो मतलब सी फेयरिंग लोग हैं। अगर आप 5 सदर्न स्टेट्स को देखें, दक्षिण के स्टेट्स को देखें, और आप सिर्फ देखें कि वहां पे एक जो एवरेज आदमी है
उसकी आमदनी, उसकी इनकम जो है उसको कितना मिलता है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, वो एक एवरेज। तमिलनाडु का जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी $4,000 के करीब है, उससे भी ऊपर हो गया है केरल का। और इसका मुकाबला इंडोनेशिया के साथ है। देखिए, अगर आप यूपी या बिहार का पर कैपिटा इनकम देखिए, ये नेपाल से भी खराब है। ऐसा कोई प्रांत नहीं है हरियाणा छोड़ के पूरे उत्तर भारत में जिसका जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से भी ज्यादा है। तो मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ इंग्लैंड की या चीन का या ऐसे, बांग्लादेश को ही लीजिए, नेपाल को भी लीजिए। ठीक है, तो रही बात पर कैपिटा इनकम की। अगर आप दूसरे जो अहम बात है विकास में, सिर्फ आमदनी नहीं, अ, लोगों की मानव विकास जो है उसके क्या हालत है। मानव विकास की हम 3-4 चीजें देखते हैं। एक इंडेक्स आता है, उसको कहते हैं कि एक मानव विकास इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। तो वो हर प्रांत के लिए बनता है और भारत के लिए भी होता है। भारत का उस पर रैंकिंग बहुत खराब है, कुछ मेरे ख्याल से 180 देशों में 130 है। लेकिन उस रैंकिंग में भारत के अंदर काफी अंतर है। अगर आप तमिलनाडु, केरल, कोई भी दक्षिणी प्रांत को देखें तो उनके जो मानवीय विकास के आंकड़े हैं वो जो यूरोप के थोड़े से पिछड़े हुए देशों के बराबर है। मतलब ये विकासशील देश है लेकिन इतना विकासशील नहीं जैसे फ्रांस हो या जर्मनी हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप रोमेनिया ले लीजिए या चेकोस्लोवाकिया ले लीजिए या हंगरी ले लीजिए, उनका उनके साथ कंपेरेबल है। कुछ 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 आंकड़ों में तो केरल यूएसए से भी आगे बढ़ चुका है। ठीक है, स्वास्थ्य पैसा खास तौर पे, या जो मेटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं, मतलब कितने जो 100 बच्चे पैदा होते उनमें कितने 6 महीने के नीचे ही मर जाते हैं। ठीक है, इसे इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। उनके माएँ जो है जो बच्चा पैदा करते कितने मरते हैं, मतलब बच्चे देने के प्रोसेस में। तो उन आंकड़ों में तो केरल तो यूएस से भी बढ़िया है। और 5 प्रांत जो है वो मतलब 30, अगर वो अलग अलग राष्ट्र होते तो उनका नंबर आता 30 या 40 उस इंडेक्स, 30वां या 40वां नंबर। लेकिन हमारे जो यूपी बिहार है बेचारे, इनका नंबर तो बुर्किना फासो और अफगानिस्तान के मुकाबले से भी खराब है। मतलब दक्षिण एशिया की कोई ऐसा, हमारे इलाके का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके मानवीय विकास आंकड़े जो है वो यूपी या बिहार से खराब। नेपाल भी बेहतर है, बांग्लादेश तो जरूर बेहतर है, अफगानिस्तान भी टक्कर देता है। ये सब सहारन अफ्रीका की इकोनॉमी से भी तुलना करते हैं बिहार की, तो हाँ, लेकिन वो इतनी दूर जाने की जरूरत थी, अफगानिस्तान से कर दीजिए। हाँ, ऐसे देश है जिनके नाम आप कभी सुने ही नहीं होंगे, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये मतलब सब सारण अफ्रीका की, ये कीनिया, युगांडा तो बिहार यूपी से बढ़िया है। जाम्बिया भी बढ़िया है, साउथ अफ्रीका तो बहुत बढ़िया है। और ये सब जो है हाँ, सीना फासिस्ता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चाड और मोरिटानिया जैसे देश है जो बिल्कुल होपलेस जगह है। और वहां पे तादाद बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है। तो हम यहाँ काफी लोगों की बात कर रहे हैं। यूपी का जो जनसंख्या है वो तो मतलब फ्रांस का दुगना है। बुर्किना फासो का जनसंख्या है वो बंबई का आधा है। तो, तो मतलब ये बड़ी टफ की अर्थव्यवस्था में इतनी अंतर आ रहा है। लेकिन सेम सेम इसलिए है, और इस पे हम जाएंगे, मतलब डिटेल में जाएंगे इसके में, कि जो भारत को, और मुझे ये कहने में बिल्कुल खुशी नहीं होती, भारत को जुड़ता है भारत के जो सामाजिक कमजोरियां हैं। कितने भी आर्थिक विकास दक्षिण में हुआ है, क्यों ना कल और भी हो, उनकी जो सामाजिक कमियां हैं, जातिवादी, मिसोजिनी, मिसोजिनी को क्या कहते हैं भाई हिंदी में बताइए? हम लोग अरे औरतों के साथ स्त्री खराब व्यवहार, स्त्रियों से बिटिया भेदभाव। को खराब खाना देना, बेटे को पहले खराब खाना देना, बिटिया से घर का काम कराना, बेटे को पढ़ाना, हाँ, आईवीएफ टेस्टिंग चीट करके घूम फिर के यहां वहां जाना। इन मामलों में दक्षिण भारत तो उत्तर भारत से थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। और मेरे ख्याल से इसीलिए ये जो विकास अब तक हुआ है, इस पे दक्षिण भारत में अब रोक आएगी।
क्योंकि जब तक अब अगला जो फेज है विकास का, अगर इनको सचमुच इंडोनेशिया से जाके साउथ कोरिया बनना है, जो अरमान है इनका, वो जो भारतीय कमियां है, हमारे सामाजिक कमियां है, इनको ये खींच के पीछे ही रखेगी। इसलिए मैं कहता हूं सेम सेम बट डिफरेंट। इस पे ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो उत्तर भारत की जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं वो सारी की सारी गंगा की तो वो है, मतलब बेसिन तो है, और वो हिंदी भाषी भी है। तो इसलिए ये बातचीत इसलिए ज्यादा जरूरी भी थी, ये क्योंकि हिंदी भाषी पता नहीं कहाँ से आ गए भाई। मैं तो अवध भाषी, वो राष्ट्र, वो हमारे राजधानी दिल्ली सल्तनत के अलावा ये हिंदी भाषी कौन है भाई? हरियाणवी है, ब्रज है, नहीं नहीं, मतलब जो हिंदी पट्टी को कहते हैं कि बंगाली है, मुंडा है, मारवाड़ी है। हाँ, ये सब भाषाएं को हम देखकर एक हिस्ट्री बना के इसको हिंदी बनता है, तो ये तो मतलब भारत सरकार का काम है। ये मतलब उनको तो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए, लेकिन नहीं, मैं कहूंगा कि इन 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 प्रांतों को मतलब एक प्रशासनिक रूप से बोला गया है कि ये हिंदी प्रांत है। वैसे इनमें डाइवर्सिटी उतना ही है मेरे ख्याल से, बिल्कुल बिल्कुल है। जितना और वो अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग है उसमें। अब राजस्थान से लेकर अब जाएंगे बिहार तक, तो कई अलग अलग भूगोल हैं उन सबके। और हरियाणवी और अलग, भोजपुरी में समझ जो है वो उतना ही उनमें कॉमनैलिटी होगा जितना शायद मलयालम और तेलुगु में है। बिल्कुल। तो फिर इसमें जो जो सेम सेम एंड डिफरेंट वाली जो बात है वो तो है, पर साथ में फिर आती है बात, एक तरफ आर्थिक ताकत है और एक तरफ राजनीतिक ताकत की आपने बात की। और फिर आपने इसको कहा कि ये एक एग्जिस्टेंशियल डेंजर की तरफ लेके जाता है भारत को। और आपने उसमें ये भी कहा मंथन, जो कि मेरे जिसको कारण मेरे कान खड़े हो गए सुन के, कि ऐसा जिन देशों में पहले हुआ है वो देश अब नहीं है। तो ये जाहिर तौर पे खासी बड़ी चेतावनी की तरह भी है, और जहां जिसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत भी है, और सोचना समझना और रास्ता निकालने की कोशिश भी उस तरह से होनी चाहिए। तो ये जो राजनीतिक ताकत और आर्थिक ताकत के बीच का जो फर्क है उत्तर और दक्षिण में, इसके बारे में आप बताएं। तो मैं पहले आपको बताऊं कि मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं। उस शब्द का बहुत दुरुपयोग हुआ है पिछले 10-15 साल में, लेकिन मैं भारतवादी जरूर हूं, कि मैं चाहता हूं कि देश की अखंडता और एकता बनी रहे। और मेरे ख्याल से भारत जो है ये एक बहुत ही सुंदर एक एक्सपेरिमेंट है, जहां विभिन्न लोग विभिन्न चीज खाते हुए, विभिन्न कपड़े पहनते हुए, विभिन्न धर्म देखते हुए, विभिन्न भाषाएं बोलते हुए एक साथ एकजुट होकर, शायद सादा सामाजिक तालमेल के साथ नहीं, लेकिन बेशक एक देश में एक साथ अब तक आराम से रहते आ रहे हैं। और मुझे डर है, बहुत डर है, कि अब जो ये डिवाइड आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है उत्तर और दक्षिण में, ये अंतर के वजह से ये जो बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, मतलब देश को इससे जान का खतरा है। इसके दो भाग हैं। एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो दक्षिण अब उत्तर से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। हम 10%, 20%, 30% की बात नहीं कर रहे। आप आमदनी देखिए, आप विकास देखिए, आप उद्योग देखिए, आप एक्सपोर्ट्स देखिए, आप अच्छे नौकरियां कहाँ आ रहे हैं वो देखिए, आप एप्पल और सैमसंग कहाँ आ रहे हैं वो देखिए, आप मानव मानव विकास के आंकड़े देखिए। मैंने ऐसे बताया था उस टॉक में, आपको भी बताता हूँ। जी। भारत और चीन में फर्क एक ही है, एक ही जगह भारत चीन से आगे बढ़ चुका है, वो है जनसंख्या। बाकी आप कोई भी मुद्दा उठाओ, चीन भारत से आगा है। यही परिस्थिति हो गई है उत्तर और दक्षिण भारत की। जनसंख्या में उत्तर भारत दक्षिण भारत से काफी आगे है। अब ये भी मतलब समस्या में एक मसाला है, बहुत महत्वपूर्ण मसाला है। क्यों? क्योंकि हम एक गणतंत्र है, और गणतंत्र में एक जन को एक वोट मिलता है। तो साफ जाहिर है कि जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां ज्यादा वोट है। तो अब
अगर आप देखें तो उत्तर भारत में जो जनसंख्या है उस हिसाब से उनके वोट भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा में उनकी सीटें भी ज्यादा होना चाहिए दक्षिण के मुकाबले। अब तक ये परिस्थिति नहीं है। अब तक 1971 से 1971 से हमारी जो राजनीतिक समझौता हुआ है उत्तर और दक्षिण के बीच, और ये बड़े संभाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने किया है, वाजपेयी जी आखिर थे, तो कोई पार्टी का बात नहीं है, इस पे कांग्रेस ने भी किया था, जनता दल ने भी किया था, बीजेपी ने भी किया था। उन्होंने कहा कि इसको हम जरा टालते हैं। हमें मालूम है कि जनसंख्या उत्तर भारत में ज्यादा है और दक्षिण में कम, लेकिन 1971 में जो लोकसभा के सीट की जो प्रांतिक डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको हमने वैसे ही रखा है। हालांकि जो जनसंख्या उत्तर भारत का बढ़ते जा रहा है और दक्षिण का कम होते जा रहा है मुकाबले, ठीक है। अनुपात अनुपात में जब आप देखते हैं, प्रोपोर्शन में देखते हैं जी। 81 में भी वही हुआ, 91 में भी वही हुआ, 2001 में भी हुआ, 11 में भी वही हुआ, 21 में भी हुआ। लेकिन ये फ्रीज तो हुआ, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि मतलब जो उत्तर भारत का विकास है वो दक्षिण के मुकाबले थोड़ा सा भी, बट इन रिलेटिव टर्म्स बढ़िया हुआ और खराब होता रहा। मिसाल के तौर पे 1965 में यूपी में जो जहां पे मतलब उद्योग का जो हिस्सा था, रेट ऑफ इंडस्ट्री का जो हिस्सा था यूपी के मतलब प्रांतीय घरेलू पदार्थ में, वो और तमिलनाडु को एक ही था। अब यूपी का जो उद्योग का हिस्सा है वो 1/3 है तमिलनाडु के मुकाबले। तो बिहार तो और भी खराब है, राजस्थान मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा एक्शन नहीं हुआ उसके बारे में, बातें बहुत हो। लेकिन मेरे ख्याल से अब हिंदी आपने बोला, एक समस्या है तब हिंदी बेल्ट में जो हिंदी भाषा में भी दिखाई देता है। ये मुझे बड़ा अजीब लगा है कि हिंदी भाषा में कल, आज और कल किसी भी संदर्भ में आप बोल सकते हैं। आप अतीत के बारे में बोल सकते हो, भविष्य के बारे में बोल सकते हो और आज के बारे में बोल सकते हैं। कल, आज और कल एक ही। तो कल होगा, कल हुआ था और आज के कल में हो रहा है, इसमें फर्क जो है वो क्योंकि शब्द में नहीं है, मेरे ख्याल से राजनीतिक लोग काफी इसका फायदा उठाते हैं और हमेशा एक कहानी बनाते हैं, कल ये होगा, परसों ये होगा, तरसों ये होगा। ये हमारी बहुत खराब आदत है भारत में। लेकिन हुआ नहीं, हुआ यही है कि भारत और भी खराब हुआ है दक्षिण के मुकाबले। जी। लेकिन जनसंख्या को हमने फ्रीज करके रखा है। अब ये कब तक करते रहेंगे? अगर हमने जो गणतंत्र में हक बनता है, उत्तर भारत की जनसंख्या जो है उसी के हिसाब से लोकसभा एवं राज्यसभा में उनकी हिस्सेदारी हमने बढ़ाई, तब यह हो जाएगा कि यूपी, बिहार और एक और उत्तर भारतीय प्रांत अगर किसी फीस पे एक साथ वोट दे तो उनका परमानेंट सदैव के लिए बहुमत रहेगा। जो दक्षिण भारत कैसे मानेगा? तो अगर हम ये जनसंख्या के तौर से जो हक है उत्तर भारत का, उसी 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 प्रोपोर्शन में उनको राज्यसभा और लोकसभा में सीट दे दे, तो ये परिस्थिति हो जाएगा दोनों 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 घरों में, लोकसभा में भी, दोनों सभाओं में, कि यूपी और बिहार और एक और उत्तर भारतीय प्रांत, बंगाल को भी उसमें मिलाएगी, अगर एक साथ एक कोई किसी भी मुद्दे पे वोट करे तो उनका परमानेंट बहुमत रहेगा। मतलब अगर किसी कोई चीज दक्षिण भारत को पसंद ना हो और तीन प्रांतों, उत्तर भारत में तीन प्रांतों को पसंद हो, बस भाड़ में जाए बाकी भारत। तो ये समस्या तो काफी गंभीर हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो दक्षिण भारत के प्रांत है उनके मांग अलग है, क्योंकि उनका तब आर्थिक स्थिति तो अच्छा है, उनके मांगे अलग हैं, उनके मतलब आशाएं अलग है, हो सकता है आशाएं अलग हो, वो ज्यादा बाहर देखने वाले हो। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है कि ये समस्या हमारे सामने है और इसका सुझाव तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कहें कि ये हम मतलब परमानेंटली ये बोल दें कि जो भी जनसंख्या है उत्तर भारत में उनकी जो सीटें हैं वो आज तक रहेगा, वो तो अन्याय होगा।
लेकिन अगर ये बोले कि उनको उनको जनसंख्या के मुताबिक हम सीट दे दे, तो ये दक्षिण भारतीय बोलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो परिस्थिति है, जहां आर्थिक जो शक्ति है वो कहीं और है, एक एक विभाग में किसी देश का, और जो राजनीतिक शक्ति है वो दूसरे विभाग में है, जो विभाग का आर्थिक शक्ति नहीं है। ऐसा आज के तारीख पे कोई देश नहीं है। उदाहरण के तौर पे इसको हम ऐसे भी अगर देख सकें कि ये जो मतलब आप जो कह रहे हैं उसमें हम इस तरह से देखें, थोड़ा सा ये एक राजनीतिक तौर पे अगर इसको देखा जाएगा, तो जो बहुसंख्य होंगे वो उनके पास राजनीतिक ताकत होगी, और जो आर्थिक ताकत होगी वो अल्पसंख्यक होंगे इस देश में। और उनको एक तरह से जो जिनके पास ज़्यादा ताकत होगी उनके पास वीटो कर पाएंगे वो, कि क्योंकि सारे जो भी चाह करेंगे। और दूसरा कि ये जो बहुसंख्य जो वर्ग है भारत का, जो कि हिंदी पट्टी इस बारे में डॉक्टर राय बात कर रहे हैं, वो हमेशा एक तरह से सब्सिडी पर रहेंगे दक्षिण राज्यों की कमाई की, इसके बारे में लगातार राजनीति में भी बात होने लगी है। हाँ, वो उस पे मैं आता हूँ 1 मिनट में, लेकिन मैं आपको वो पहली बात खत्म कर दूं कि आज की तारीख में अगर आप यूएसए देखें, तो जो यूएसए के प्रांत है जो पिछड़े हैं, ट्रम्प वाले जो हैं, जैसे हमारे बीजेपी वाले हैं, वहाँ ट्रम्प वाले हैं, हाँ? वो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। ये साउथ डकोटा और एरिज़ोना और ये जॉर्जिया और पता नहीं कौन रहता है वहाँ, मैं तो कभी नहीं गया हूँ। और असली जो एक्शन होता है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, इलिनॉय, मिशिगन, फ्रांसिस्को। कैलिफोर्निया, सियाटल, वहाँ पे अधिकांश जनसंख्या वही है ना? यूरोप को देखिए, ये जो छुट्टू-पुट्टू मतलब पिछड़े हुए देश है, ये पोर्चुगल और ग्रीस और ये साइप्रस और ये रोमानिया, यहाँ कोई जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या, मेन जनसंख्या है फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में और यूके में, बरतानिया। जनसंख्या वही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए, तो जो मतलब कोस्टल जो प्रांत है, वहाँ अधिक जनसंख्या, और अंदर जो है जो गरीब प्रांत है, ब्राज़ील को देखिए वैसे ही है, जापान को देखिए वैसे ही है, इंडोनेशिया को देखिए वैसे। अब इसमें एक हल आ सकता है कि क्योंकि जनसंख्या जहाँ है वहाँ आर्थिक विकास भी हुआ है, तो एक परमानेंट सब्सिडी जहाँ कम लोग रहते हैं वो पॉसिबल है। लेकिन एक जो माइनॉरिटी है, जहाँ पे कम जनसंख्या वाले हो, जो मतलब जिनकी समृद्धि ज़्यादा हो, वो बहुमत को कैसे सब्सिडाइज़ करे? परमानेंटली को परमानेंटली नहीं कर सकता है। और ये ताज्जुब की बात है कि आज तक मैं आई कम टू दैट, मैं आता हूँ उस पे। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि 2 ऐसे देश थे दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो आज नहीं है, जो जहाँ पे हमारी समस्या थी। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा जहाँ थी, वहाँ पे आर्थिक विकास कम थी, और उल्टा जहाँ पे कम जनसंख्या थी वहाँ अधिक। वो एक था जो होता था देश यूगोस्लाविया, और दूसरा था जो होता था देश यूएसएसआर, जो अब टूट-टूट कर रशिया बन गया है और यूक्रेन बन गया है, बेलारूस बन गया है। जो कम्युनिस्ट थे वो स्टालिन वाले यूएसएसआर, दोनों में ये समस्या थे और वो इसको ठीक नहीं कर पाए। लेकिन ये जो मतलब मैं कहता हूँ ना, ये बहुत सुंदर देश है। मैं ये क्या कहते हैं हिंदी में, भूल गया मैं, 13 फाइनेंस कमीशन, 13वीं वित्त आयोग जी। आयोग आयोग हाँ, 13वीं वित्तीय आयोग में काम करता था मैं। तो मैं हमारा काम था कि हर रात पे जाके उनसे बात करें कि भाई ये जो हम टैक्स जोड़ते हैं ना देश के, ये वो केंद्र सरकार देता है। केंद्र सरकार तकरीबन 60% रखता है, 40% राज्यों को जाता है। तो कौन से राज्य को कितना मिलना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है? अब अगर आप 5वें वित्तीय आयोग से देखें या 6ठे वित्तीय आयोग से देखें, आते जा रहा है कि उस फॉर्मूला में सबसे बड़ा जो जोर है, जो वेट है, 40 और 55% के बीच में जाता है। वो होता है, आप इनवर्स ऑफ पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, मतलब आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, पर कैपिटा जितना जितना कम आपका व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जो आय है उसको उसके बिल्कुल ठीक उलट करके, जितनी वो ज्यादा होगी उतना कम पैसा मिलेगा आपको केंद्र से उस राज्य को। तो सबसे ज्यादा पैसा बिहार को मिलता था, उसके बाद यूपी को, हाँ, और सबसे कम पैसे जो है वो जो मतलब छोटे जनसंख्या वाले अमीर समृद्ध जो राज्य थे, जहाँ जहाँ अमीर ज्यादा हरियाणा हो, गोवा हो या कर्नाटक हो, उनको मिलता था।
हम्म। और कभी मैंने ये बात 13वीं वित्त आयोग तक तो मैंने कभी कोई भी राज्य जो दक्षिणी राज्य है ये बात नहीं सुना मैंने कि उनको ये गलत लगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये गलत है, टैक्स तो हमारे यहाँ जो आजकल सुनाई देता है, टैक्स तो हमारे प्रांतों में मिलता है तो हमें कम क्यों मिल रहा है। वो कहते थे कि नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ भी गरीब है, तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला एडजस्ट कीजिए कि महाराष्ट्र में, मेरे प्रांत में मराठवाड़ा एक जगह है, वो बहुत गरीब जगह है, तो कहते जी। थे हमारे वहाँ भी गरीब है, तो उसका भी आप जरा ख्याल रखिए, सिर्फ हमारी जो ओवरऑल स्टेट की जो अमीरी है उसको मत देखिए। तमिलनाडु कहते थे कि हमारे 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे जो मानव विकास है, वो थोड़ा-सा पिछड़ा है, इस पे हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा आप ख्याल रखिए। ऐसे ही बोलते थे। कभी किसी ने इसकी आलोचना नहीं की, कि ये जो फ़ॉर्मूला में 30-40 साल से आया जा रहा है, अब आलोचना शुरू हो चुकी है। और आलोचना तभी शुरू हुई, जब सेंसस नहीं हुआ 2021 में, और अब तक नहीं हुआ है। अब शुरू हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये भी बात हो गया कि ये सेंसस के बाद हम देखेंगे कि जो जनसंख्या के मुताबिक हम राज्यों को सीटें लोकसभा में या राज्यसभा में दे या ना दे। दोनों बात, जब ये बात चढ़ी, तब ये बात इस तरफ से चढ़ी। और इसीलिए मुझे बहुत, मतलब मैं बेचैन और बड़ी चिंतित हूँ ये देख के, क्योंकि ये पहली बार ऐसे बातें किए जा रहे हैं, पहली बार। अ, तो हाँ, तो ये जो मतलब समस्या है, ये राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, और अब अगर इसके हल देखें तो मैं आपको सामाजिक बात बताऊं। मुझे उससे पहले आपसे ये भी पूछना है कि ये तो हम ज़्यादातर जो तर्क और आलोचना जो दक्षिण से आ रही है उत्तर के लिए ये कह रहे हैं। पर ये जो पिछले 40 साल से एक तरह से सब्सिडी, दक्षिण की सब्सिडी के साथ जो लोग रह रहे हैं, जो कि हिंदी हिंदी प्रदेश हैं, जो हमारा ऑडियंस भी है, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इस बहुत मुश्किल हालात में जाने से खुद को उबार सकें या बचा सकें? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से अगर आपको मतलब उसका हल चाहिए, तो ये तो मैं मतलब विशेषज्ञ नहीं हूँ उत्तर भारत का। वहाँ से ना मैं हूँ, ना मैं मतलब जानता हूँ कुछ खास, लेकिन 1-2 चीज़ें ज़रूर मेरे ख्याल में आए हैं। एक तो ऐतिहासिक है, और दूसरा मुझे समझ में नहीं आता है, इसके बारे में काफ़ी मैंने लिखा है, कि लोग ये देखते क्यों नहीं हैं। पहला ये है, मैं समझना चाहता हूँ ये, आप यूपी को जानते हो? आप यूपी से वाकिफ़ हो? जी, जी। आप, अगर मैं जब 20 साल का था, आप गाड़ी में बैठते दिल्ली में और आप चलते मिर्ज़ापुर, ठीक है? तो पहले आप निकलते गाज़ियाबाद आता, वहाँ छोटे स्मॉल लघु उद्योग होते थे। फिर पहला मोटा उद्योग आपको दिखता था मोदी नगर, जी। इंडस्ट्रियल एस्टेट था पूरा। फिर आप आते मेरठ, इंडस्ट्री, मुरादाबाद, ब्रास, पीतल की इंडस्ट्री, पूरे इंडिया को सप्लाई करता था। बीच में एक आध साइकिल फैक्ट्री भी आते थे, मैं भूल गया हूँ, शिकोहाबाद, वहाँ लैंप बनते थे। ये प्रॉपर फॉर्मल सेक्टर, ये नहीं वो छोटा इन्फॉर्मल पंक्चर वाला नहीं, ये सही में फॉर्मल पीएफ वाले नौकरियाँ थी, ठीक है? जी। आगरा, जूते, बाटा की फैक्ट्रीज़, कानपुर, 5 स्टार होटल पहला यूपी में कानपुर में था, टेस्ट मैच होते थे एक ज़माने में वहाँ, जी। ठीक है? गोरखपुर, चीनी के फैक्ट्री, अलीगढ़, चीनी के फैक्ट्री, नियोली इत्यादि। बरेली, इंडस्ट्रियलाइज्ड। इलाहाबाद, इंडिया का सबसे पहला आत्मनिर्भर भारतीय फैक्ट्री, बैटरियों का, जीप फैक्ट्री, इलाहाबाद। मिर्ज़ापुर, अब तो वो मिर्ज़ापुर सब वो ओटीटी से सीरियल में बदल गया, सीरियल में ये बदल सब गया। बकवास। कालीन बनते थे वहाँ बहुत सुंदर, एक्सपोर्ट भी होते थे, सब खत्म। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ यूपी में? ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम किसी खंडहर की बात कर रहे थे, जब वहाँ कोई विकास नहीं था और खाली किसान काम करते थे और मतलब गरीबी थी, ये ऐसा नहीं था यूपी। ये मेरे जीवन में हुआ है कि यूपी ने यू टर्न किया है और पीछे गया है। अब मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा, मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि ये क्यों हुआ है, तो मुझे ये पान वाले जैसे, वो पान की दुकान में लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, वैसे उत्तर मिलते हैं कि हाँ, कम्युनिस्ट आ गए थे। अरे भाई, कहाँ थे कम्युनिस्ट मिर्ज़ापुर में? शिकोबाद के कम्युनिस्ट थे, कानपुर भी बार-बार बोलते हैं ये लोग। कानपुर को देख के ये हुआ, वो हुआ। मोदीनगर में क्या हुआ? और हर जगह क्यों हुआ? मैंने अभी 8 या 10 ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी आपको, शहरों के नाम लिए। जी। 10 में, 12 में मतलब इंडस्ट्री खत्म हो गया।
मेरे पास इसका जवाब नहीं। अगर कोई इसके पीएचडी करना चाहते हैं तो मैं पैसे जुटा के उसको मैं दूंगा स्कॉलरशिप, लेकिन बहुत जरूरी है इस पे काम करना और उसको इस पे गंभीरता से काम करना, और मैंने कोई गंभीर काम इस पे नहीं देखा है। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम भविष्य के बारे में नहीं सोच पाएंगे। इसको ऐसे कि हो गया पला टले, ये नहीं चलेगा। जब किसी आदमी को कोई मतलब डिजीज हो, कोई बीमारी हो, तो पता चलना पड़ता है ना कि बीमारी क्या है, उसके बाद आप आगे उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आपको टीबी हो गया, कोई बात नहीं, टीबी हो गया, खुराक लो ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो वो टीबी को खत्म करना पड़ेगा पहले। तो ये बिहार का हालत है। हम्म? अ, ये यूपी का हालत है। बिहार में भी इंडस्ट्री था, मैं वहां जाऊंगा नहीं। बंगाल तो आप सब जानते हैं क्या हुआ। हाँ। तो कम से कम इन तीन प्रांतों में मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। ये तीन प्रांत तीन राष्ट्राइज कैसे हुए? ये मतलब किसी काफी हद तक ये औद्योगिक प्रांत थे, औद्योगिक राज्य थे, और अब इनको औद्योगिक राज्य माना ही नहीं जाता, खत्म हो गए। क्यों? दूसरी बात जो मुझे कभी समझ में नहीं आया, आपको एक उदाहरण से बोलता हूँ, ये मेरा काफी फेमस उदाहरण है, आपके दर्शक ने शायद सुना हो, माफी चाहता हूँ, लेकिन आजकल इसको पॉलिसी इकोसिस्टम में रफीन की कमीज के नाम से जाना जाता है, समझा दर। तो ये जो मैं कमीज पहना हूं ना, मैं काफी अमीर आदमी हूँ, काफी महंगा कमीज है, काफी महंगी, 3,500 रुपए सेल में लिया था, फिर भी। हाँ, मार्क्स एंड स्पेंसर का है, मल्टीनेशनल है, इंडिया में 100% बनता है। मैं खाली ये बटने जो है ना, ये विदेश से आते हैं, ये बटन। बाकी ये जो कपड़ा है, कॉलर है, सब भारतीय। जहाँ पे मोदी जी जिस पट्टी यहाँ पे वो पेपर मार्क्स है। स्पॉन्सर लिखा है, जो लिखा है हाँ, वो भी यहीं बना है। 3,500 रुपया का शर्ट। अब देखो, मैं गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, गरीब बेचारे इनको मिलेगा सबसे। जो आदमी मतलब मिनिमम वेज कमाता है या मिनिमम वेज से दुगना कमाता है, आप उदाहरण करना चाहिए, मिनिमम वेज को क्या बोलते हैं? मिनिमम न्यूनतम आय, जो न्यूनतम आय, न्यूनतम आय। न्यूनतम आय कमाता है या न्यूनतम आय से दुगना कमाता है, तिगना भी कमाता है, वो तो भाई 2,500 रुपए का शर्ट तो नहीं खरीदने वाला है, लेकिन वो शर्ट खरीदने वाला है। हाँ, लेकिन 300-400 रुपए का शर्ट, ये शर्ट हम 80% ये शर्ट जो है, 83% एक्चुअली चीन से नहीं, बांग्लादेश और वियतनाम से खरीद के सरोजी नगर और फैशन स्ट्रीट इत्यादि ऐसे जगहों में बेचते हैं। आप जाके देखिए कभी, मेड इन वियतनाम लिखा हो। क्यों भाई? हम महंगा शर्ट इंडिया में बना सकते हैं, मेरी टी शर्ट आप इंडिया में बना सकते हो, लेकिन वो जो आदमी है जो अपना मतलब कम कमा रहा है लेकिन फिर ठीक ही कमा रहा है, न्यूनतम आय कमा रहा है, उससे दुगना कमा रहा है, तिगना कमा रहा है। मैं तो न्यूनतम आय से 20 गुना कमाता हूँ, इसलिए मैं ये शर्ट खरीदता हूँ। लेकिन जो दुगना कमा रहा है, तिगना कमा रहा है, वो गरीब नहीं है, वो एक इज्जतदार आदमी है, उसको हक है कि शर्ट खरीदो, और जाके खरीदता है। लेकिन उसको बांग्लादेश से बिकता है, हमारी क्षमता नहीं उसको बनाने में, क्यों? तो मैं जाके शोध किया मैंने इसके बारे में। ये हमारे शर्ट जो बनते हैं ना, तिरुपपुर और गुजरात पे बनते हैं। जी। तो वहां पर उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो जो आयु है वो बहुत ज्यादा है, तो ये शर्ट पे मतलब फायदा लेना। मैं भाई जाके यूपी और बिहार में खोल, वहां तो आयु कम है। हाँ? नहीं, वहां पे हम जाएंगे तो मैं यूपी और बिहार में जाके लोगों से पूछा। हाँ, पहले मुझे कहा कि वहां पे स्किल्स नहीं है, वहां पे लोगों के पास वो कला हुनर नहीं है, हुनर नहीं, शॉप हुनर फ्लोर। नहीं है। मैंने कहा भाई तेरे शॉप फ्लोर में तो सब कहाँ से माइग्रेंट वर्कर जो है बैठ के ये शर्ट बना रहे, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे सामने है, झारखंड से, बिहार से, यूपी से। पूरी तो सूरत मैंने में क्या बैठे हुए हैं यार, सब। उसको उसको वहां वो बना, पूंजीवादी बना, उसको चलाने, तो उसको मालूम है उसके माहौल में कैसे चलाना। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मेरे को शक है क्यों नहीं करेंगे, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास ठोस सबूत नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसका एक बचपन राय उनको यहाँ पे कोई, मुझे मुझे पता है, मैं पश्चिम पश्चिम उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, जी। तो मुझे अंदाजा है कि कोई चाहेगा तो उसको करने नहीं दिया जाएगा, अगर कुछ कर लिया तो उसको उसको इतना तंग किया जाएगा कि वो वहां पे फिर वो करना नहीं चाहेगा, तो वो ये ईज फिर ऑफ अगर डूइंग बिजनेस। अगर अगर डबल इंजन सरकार इतना नपुंसक है कि छोटे लोग एक छोटे जिले में इतनी बड़ी योजना को रोक सकते हैं, तब तो भाई उत्तर भारतीयों को सोचना चाहिए। लेकिन हमारी राजनीतिक जो प्रोसेस है, इस पे हम आएंगे अभी 2 मिनट में, हमें सोचना चाहिए। तो मैंने इसका एक हल दिया था, सब्सिडी के अलावा, सब्सिडी छोड़ के मैंने हर पार्टी को बोला, बीजेपी को भी बोला, विपक्ष को बोला, आप ये क्यों नहीं एक चीज का बोलते हैं स्लोगन में, जहां घर वही नौकरी। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत खराब लगा कोविड के बाद
जब मैंने देखा कि ये माइग्रेंट वर्कर्स जो है ये हजारों मील चलकर अभी छठ पूजा पे गए हैं, हाँ, अब इलेक्शन के लिए उनके लिए ट्रेन लगाए हैं, हाँ, लेकिन ये क्या बकवास है कि लोग 9,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर साल में एक बार, 2 साल में एक बार ट्रेन में भी साला जगह मिले तो जानवर जैसे जाते हैं, जानवर जैसे जाते हैं, है ना? तो क्या ज़रूरत है इसका? ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। हमारे पास एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग है, शर्ट, टेक्सटाइल्स बनाओ वहाँ और कायम करो, जहाँ घर है वहीं नौकरी, जहाँ घर वहीं शिक्षा, जहाँ घर वहीं स्वास्थ्य तो हम करते ही हैं, तो जहाँ घर वहीं नौकरी करो। अगर हम ये करें और हम ये कहें और देखिए इस पे ज़्यादा ये एआई और ये सब का चक्कर भी नहीं है। ज़्यादा मुझे मालूम है कि ज़्यादा स्किल नहीं है, ज़्यादा कला नहीं है भारत और लेकिन ऑब्वियसली ऐसे मेरे जैसे विशेषज्ञ को मतलब जो मैं ये नहीं कह सकता कि अब 30 साल इंतज़ार करो, तुम्हारी जब स्किल्स बढ़ेगी उसके बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी। मुझे आज के स्किल्स शायद मैं 10% बढ़ा दूँ, 15% बढ़ा दूँ, उसे ट्रेनिंग दे दूँ। हाँ, वो कर सकता हूँ। थोड़ा-सा स्किल्स बढ़ा के मैं वहाँ पे उद्योग लागू कर सकता हूँ और ये हुआ है हमारे इतिहास में, यूपी इंडस्ट्रियलाइज़ था। तो बस ये हम नहीं करते हैं। तो जब तक लोग ये नहीं समझेंगे और इस पे इसकी ये मेरा एक जवाब है जो मैंने कहा ना सेम सेम बट डिफरेंट। और जब तक ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा और जब तक लोग भीख और थूक के पीछे अपने वोट देंगे और जो भीख और थूक देते हैं उसी बात पे कंपटीशन करेंगे और ठोस नौकरी पे नहीं और ठोस उत्पादन पे नहीं, तब तक ये समस्या रहेगी उत्तर भारत में और ये समस्या दक्षिण भारत में भी आने वाला है। जी। तो ये जो फिर आपने इसमें इस मंथन वाले भाषण में फिर समाधान के बारे में भी बताया कि कैसे आपके हिसाब से इसके 3 समाधान आपने बताए। और उसके पहले जो हम लोग बात करते हैं, जो म्यूजियम ऑफ इनइक्वालिटी जो है भारत का, कि जो आर्थिक असमानता है, कि इतने असमान शायद लोग दुनिया में कहीं नहीं होंगे जितनी आर्थिक असमानता भारत में है, और वो शायद भारत के हर हिस्से में है। तो वो एक हमारी समानता भी है कि अ, एक तरफ हम बहुत हर जगह पे, चाहे यूपी में भी आप जाएंगे तो या बिहार में भी जाएंगे तो हर जगह एक आइलैंड ऑफ इन्फ्लुएंस दिखलाई देता है कि एक प्रभुत्व वाले लोग हैं जो चाहे सामंती हैं या अपनी मनी है, मसल है, मतलब ताकत है पैसे की या बंदूक की या रुआब की, पर साथ ही बहुत ज़्यादा गुर्बत, गरीबी और एक तरह की बेदखली है जो लोगों को हाशिए पर रखती है या वहाँ से उनको बाहर धकेल देती है। तो उसका उसके बारे में आप बताएं कि कैसे देखते हैं आप ये म्यूजियम। सिर्फ उत्तर भारत का नहीं, यही तो मेरा पॉइंट था कि ये जो म्यूजियम को आपने क्या कहा? संग्रहालय? नहीं, वो तो लाइब्रेरी। संग्रहालय, हाँ, मतलब असमानता का संग्रहालय जो है। संग्रहालय तो लाइब्रेरी होता है भाई। म्यूजियम कब से? संग्रहालय नहीं, नहीं, लाइब्रेरी होता है पुस्तकालय, और संग्रहालय सिंगा सीखो। राष्ट्रीय हिंदी भूल जाता हूँ ना, कभी कचरे ना कोई बात। ये मतलब ये तो संग्रहालय जो है असमानता की अगर अब मैं बैठा कहीं और किसी से बोला कि भाई एक असमानता के संग्रहालय ढूंढना है, तो भाई भारत सबसे नंबर 1 उसके लिए कैंडिडेट होगा। क्योंकि आप कोई भी असमानता बताइए, इनकम का छोड़िए, आमदनी के छोड़िए, आयु का छोड़िए, वो तो होता है। कंजम्पशन का छोड़िए, मानव विकास का छोड़िए, बड़े-बड़े बातें छोड़िए। लीजिए औरत और मर्द में समानता, जी। काले और गोरे लोगों में समानता, हुँ? युवाओं में और बुड्ढों में असमानता। ये बुड्ढों का देश है, जनसंख्या युवाओं का ज़्यादा है, चलाते हैं बुड्ढे, ठीक है? अब मोदी जी ने कहा 75 रिटायरमेंट एज, 75 रिटायरमेंट एज, जहाँ पे मेरे यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड को 75 वाले रिटायर करेंगे, वो चलाते हैं इस देश को। क्या जहाँ के आधे आधे हिंदुस्तानी 30 साल के नीचे हैं, हाँ, सुने कि लेकिन चलाएँगे तेरे जैसे बुड्ढे इस देश को, है ना? तो ये तो मतलब वाक़ई एक अजीब-सा असमानता है। अब यहाँ पे ममदानी साहब जीत गए हैं न्यूयॉर्क से, 34 साल का लड़का है। यहाँ 34 साल का लड़का को पता नहीं, उसको तो मतलब वो तो चाय-पानी बाँटेगा पार्टी ऑफिस में। हाँ, अगर वो कोई विरासती ना हो। हाँ, वो चौथी बात, विरासती असमानता मतलब विरासती अपने पारिवारिक विरासत, है ना? हेरिडिटी। मैं खानदान। ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा जी, बिरला जी, अंबानी जी, अदानी जी ठीक है। हाँ, वो तो देंगे अपने पूँजी अपने बच्चों को, आप भी देंगे।
मैं बात कर रहा हूँ फिल्मों का। अरे भाई, ऐसा कोई देश है दुनिया में जहाँ वहां भी विरासती असमानता हो, है? जहाँ पे एक्टर जो है उसके बच्चे बनते हैं एक्टर, जी फिर वो बनते हैं पॉलिटिशियन साउथ में, और फिर उसके बच्चे बनते हैं पॉलिटिशियन। भारतीय जनता पार्टी के अलावा वहां भी है, मतलब राजनीतिक विरासती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमें मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा कोई पार्टी नहीं है इंडिया में जहाँ पे मुझे मालूम नहीं है किसी के सरनेम के बाद कि कौन अगला पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला है। अरे जहाँ पे उनके खुद की औलाद ना हो, वो ढूंढ के लाते औलाद। मैं नाम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल। आपके प्रांत में हुआ है एक राजनीति, एक शख्स को, बंगाल में भी हुआ है, ठीक है? वो ढूंढ के लाते हैं कि भाई ये मेरे औलाद है, और ये मेरे, अब ये क्यों होता है, मैं सोशियोलॉजिस्ट नहीं, लेकिन होता है। तो हर किस्म से असमानता हमारे देश को ऐसे गढ़ रखा है, हर जगह। मेरे पिताजी पत्रकार थे, मैं तो पत्रकार ऑब्वियसली नहीं बना, लेकिन मुझे लोग पूछते रहे तुम पत्रकारी भी क्यों नहीं हुए? क्या क्यों जाओगा कि तुम्हारे फादर से, इसका क्या मतलब हुआ? कि मतलब ऑब्वियसली उनकी नेपोटिज्म हो जाता ना, कि थोड़ा सा फोन लगाते दूसरे एडिटर को, नौकरी दिला देते, कहीं ब्रेक मिल जाता। वही होता है जो हर जगह होता है, वो एक पत्रकारिता में कैपिटल, होता है। एक हम उसको एक पूंजी की तरह भी देखते हैं कि एक पूंजी है कि डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, हाँ, सोशल कैपिटल तो अलग बात है कि आप एक जी हाई फाई सोसाइटी से आओ तो दूसरों से मिलो, तो आप मतलब फिर, लेकिन ये नहीं होता कि एक ही प्रोफेशन में बार बार सारा, परदादे से दादा, दादा से बेटा, वो भी एक, मतलब एक युवा अर्थव्यवस्था में, एक यंग जी इकोनॉमी ना। जी जी तो ये जो असमानता है, ये उतना ही है दक्षिण भारत में जितना उत्तर भारत में। आप देखिए, पॉलिटिक्स देखिए, फिल्में देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन मैंने कहा ना पहले कि दक्षिण भारत का जो आमदनी है, इनकम है, वो 4 गुना है उत्तर भारत से। मानवीय विकास आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है, इसके बावजूद उतना ही असमानता है। और उन असमानताओं में सबसे बड़ा मानता हूं जातिवादी और स्त्री विरोध। जेंडर इक्वालिटी। मिसोजिनी का शब्द क्या है हिंदी में? मैंने कभी सीखा नहीं। स्त्री विरोध, स्त्री विरोधी। स्त्री विरोध, अच्छा ठीक है, स्त्री विरोध तो नहीं है, बट हाँ, एक्चुअली है स्त्री मतलब नफरत। क्लोजेस्ट, हाँ बिल्कुल। मैं कहूंगा स्त्री नफरत। मतलब सचमुच वो लोग सोचते हैं कि स्त्री हमसे छोटी है, हम उनसे बड़े हैं, और ये माएँ भी सोचते हैं। यही समझ बीच जाए तो स्त्री विरोध बीच जो है, में ये बहुत, उसने- ये एक सामाजिक समस्या है। ये नहीं है कि मतलब मर्द लोग औरतों के खिलाफ है। सामाजिक तौर तरीके से ये एक बात इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। वो उतना ही होता है, उतना नहीं होता है, लेकिन होता है। आप केरल जाइए और किसी भी फॉरेनर को पूछिए, वहां टूरिज्म प्रेजेंट है, बोलेगा हाँ, लेकिन मर्द जो है ना बड़े स्टेयरिंग करते हैं। तो बलात्कार शायद थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन स्टेयरिंग होता है, कंफर्ट नहीं होता है, समानता नहीं है। बिल्कुल। अ, आप अगर आंध्रा जाके कोई फिल्म देखेंगे ना जो बनाते हैं तेलुगु फिल्म में, कितनी स्त्री नफरत है उसमें, कितनी स्त्री विरोधी है उसमें। ये अर्जुन रेड्डी कभी देखिएगा, हाँ, ऐसे फिल्में हैं। और मैं क्या बात करूं प्रज्वल रेवन्ना का, कर्नाटक, जी हाँ, ठीक है? तो ऐसा कोई, मतलब वो तो ब्रिजभूषण, क्या नाम था उसका, ब्रिजभूषण शरण, ब्रिजभूषण शर्मा। विभूषण तो शरण है अभी। मतलब हम देख रहे हैं कि जो, हाँ हाँ, विभूषण शरण सिंह, और अभी आसाराम को कल फिर बेल मिल गई है, जो क्या, कि अब बलात्कार के इनके आदि इनके के। क्राइम्स है ना, वो आप प्रज्वल प्रज्वल देवन्ना के मुकाबले में डाले तो मतलब लगेगा कि इनको जरा मतलब मर्सी दे दे थोड़ा सा ना। तो ये नहीं कह रहा और होना चाहिए, मतलब और उसी के बरस जेएनयू और उसमें जो स्कॉलर्स हैं वो 5 साल से जेल में हैं, उनकी उनकी कोई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं मिल पा रहा कि वो उनकी सुनवाई कर सके, जो दिल्ली दंगों में जिन ना, बरसों को सुप्रीम, फैक्टर हाँ, रखा है। लेकिन ये मैं स्त्री नफरत के बारे में बात कर रहा हूँ खास। प्रज्वल रेवन्ना जो है, उसने जो क्राइम्स कमिट किए हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, उसका तो मुकाबला करना मुश्किल होगा उत्तर भारत में। मैं यही कह रहा हूँ कि इस पे बिल्कुल समानता है उत्तर और दक्षिण में। सारे जो सामाजिक खोट हैं भारत में, वो उत्तर भारत में भी उतने ही हैं जितना दक्षिण भारत में है। और इसीलिए मैं कहता हूं सेम सेम बट डिफरेंट। और इसीलिए मेरे ख्याल से दक्षिण भारत को आगे बढ़ने में ये सब, मैं वहां काम करता हूं काफी, उनको कहता रहता हूं कि ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है आगे जाते हुए।
ये असमानताओं को आपको ठीक करना पड़ेगा। और ये बात नहीं है कि आमदनी असमानता भी नहीं है। उदाहरण, बिहार की जो एवरेज इनकम है वो 1/4 है तमिलनाडु से। लेकिन बिहार में जो एवरेज आयु है, एवरेज वेज, वो तमिलनाडु का जो एवरेज वेज है, सॉरी, वो बिहार से सिर्फ 80% ज्यादा है। तो एवरेज जो इनकम प्रांत का है वो 400% ज्यादा है, लेकिन वेज केवल आज 80%। पर कैपिटा में आगे कम हो जाता है। बाकी 320 जो परसेंट है वो कहाँ जा रहा है बेटा? वही असमानता में। हम्म? आप हैदराबाद आइए तो आपको यहाँ इतनी हराम की कमाई दिखेगी। सबसे ज्यादा गोल्ड शॉप्स हैदराबाद में है, सबसे ज्यादा जो रियल एस्टेट की प्रॉफिट्स है और सबसे ज्यादा एसयूवीज जो खरीदते हैं यहाँ लोग हैदराबाद में है। आप अगर किसी गरीब इलाके में जाए हैदराबाद की, वहाँ फुटपाथ नहीं है चलने के लिए, लेकिन अगर आप वो हाई फाई जगह में जाइए तो फुटपाथ तो नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन गाड़ियों के लिए ओआरआर बना है, ये बना है, वो बना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मेट्रो बना है, थोड़ा बहुत अभी हाकर होने लगा इसके बाद भी, बट फिर भी इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ अर्बन लिविंग हैदराबाद शायद लखनऊ से 30% बढ़िया होगा, 200% नहीं, 300% नहीं। अब आप खुश हो कि मैं दिखाऊं इसके बारे में कि आई एम बेटर देन बिहार, तब तुम साउथ कोरिया तो नहीं बनोगे बेटा। और अगर तुम साउथ कोरिया नहीं बनोगे तो जो बाकी उत्तर भारत है वो भी आपको देखकर आपके जो कोटे पे प्रगति नहीं कर पाएगी। आपको इसका भी उदाहरण लेता हूं। हमारे यहाँ बहुत सो कॉल्ड माइग्रेंट लेबर आता है, यूपी से आता है, जब बिहार से आता है, झारखंड से आता है, कुछ तो हाँ आईटी वगैरह में काम करते हैं जो मिडिल क्लास लोग, इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह है। लेकिन जो आदमी आता है वो क्या काम करता है? घर में काम करता है, पान का दुकान में काम करता है, छोटे होटल में काम करता है। तो क्या होता है कि वो जो पहले फ्यूडल लाइफस्टाइल था ना लोगों का, जैसे यूपी में होता है कि एक अमीर के घर में जाओ तो 6 लोग वो फर्श को साफ कर रहे हैं, 3 लोग डस्टिंग कर रहे हैं, 4 माली लगाए हुए हैं। हाँ, क्योंकि इतना सस्ता है लेबर। ठीक है, थोड़ा बहुत वहां चांदनी चोरी कर ली, ये कर ली, वो कर, बहुत उपन्यास है हिंदी में। वही होता है तो दक्षिण भारत में ये नहीं देखता हूँ किसी घर में जाऊं कि वो कोई रोबोट लगा के, क्योंकि यहाँ पे इनकम ज्यादा है और लोग मतलब सैलरी ज्यादा है, वो कोई रोबोट लगा के ठीक कर रहे हैं चीजों को। इसका एक सिंपल आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने 2-3 चीफ मिनिस्टर्स भी बोला यहाँ। आप मुझे बताइए कि मद्रास में या हैदराबाद में एक कप चाय का दाम क्या है? ठीक है, ये हर पूरे इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूँ 10 रुपए बोलूंगा नहीं, अगर मैं यहाँ कामत होटल में जाऊं तो वहां 40 रुपए का चाय है। मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, बिहार में कोई पैसा ऐसा नहीं भी, या यूपी में 10 रुपए का चाय हर जगह मिलता है, चलता है। यहाँ पे हर आदमी को, जैसे इंडोनेशिया में करते हैं, अगर वो चाहता है कि 40 रुपए के चाय पी, उसको 40 रुपए के चाय मिलना चाहिए, और 10 रुपए के चाय मिलना नहीं चाहिए, शुड बी टू एक्सपेंसिव। लेकिन वो नहीं है। अभी भी वहां रोड पे लगे हुए झुकियां जहां पे आप 10 रुपए के चाय खरीद सकते, और 20 रुपए की इडली और 50 रुपए की चिकन। ये तो होना ही नहीं चाहिए यार। इसका क्या मतलब हुआ? जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो मतलब फॉर्मल नहीं है, जहाँ पे मतलब रसीद देके एक आधे को यूनिफॉर्म पहना के उसकी सैलरी दो, उसकी पीएफ दो, उसके कुछ जीएसटी लिखा हुआ है जी। जी, जो मतलब एक 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 विकासशील देश या एक विकासशील समाज का एक प्रतिमा है, वो यहाँ नहीं है। तो हम वो सेम सेम होने के नाते वो असमानता को इंपोर्ट करके हमारे जो विचार है वो नहीं बदल के, हम जो भी यहाँ लेबर ला रहे हैं वो हमारे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा है। वो उसी मतलब अमीर लोगों की वही लो एंड लो वेज इनकम को सब्सिडाइज करते हैं। आप कह रहे थे कि नॉर्थ साउथ को सब्सिडाइज करता है, वो बात साउथ भी सब्सिडाइज हो रहा है, चीप लेबर फ्रॉम द नॉर्थ, कि उन बेचारों के पास कोई उपाय नहीं है, कि हालत वहां और भी खराब है। एक और बात बताओ, ये बात जो सब्सिडी आपकी कही लेबर, तो मैंने आपको बताया यहाँ था। आपके दर्शक को यह भी जानना चाहिए कि जो पूंजी है वो उत्तर से आके उसका जो निवेश है वो दक्षिण में होता है। तो आखिरी में जो इसकी जो समाधान की तरफ बात करेंगे, और ये मैं काफी लंबा भी समय हो गया, शायद ज्यादा समय ले लिया मैंने, तो इसके बारे में जो आपने समाधान बताए, तो 3 समाधान, जो मुमकिन जो रास्ता है, अगर हम सोचें कि ये उत्तर भारत के बीच का जो फर्क है कैसे पटेगा, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं और इसमें से कोई रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि ये
अगर ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है मतलब आपके देश के लिए, तो वो उसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। देखिए, मैं पॉलिसी आदमी हूँ, तो मुझे आदत है कभी पॉलिसी और मतलब वो प्रोफेसर बनने में अंतर ये है कि हमें हमेशा समाधान या सॉल्यूशंस देना पड़ता है, हमारा कर्तव्य है, तो कोट पैंट पहन के दे देते हैं। इसका गारंटी नहीं देते हैं कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। जी, तो इसके 3 लॉजिकली इसके 3 ही अ, समाधान के पथ हैं, ऐसे कहूँगा। एक तो ऑब्वियस है कि उत्तर भारत जो है, वो दक्षिण भारत के और करीब है। इसके लिए उत्तर भारत में हमें विकास की सख्त ज़रूरत है और मैंने उसके लिए भी मतलब कुछ टिप्पणी दी है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात। ठीक है? जब तक उद्योग का जो शेयर है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वो नहीं बढ़ेगा, तब तक विकास नहीं होगा अर्थव्यवस्था में। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और बिहार में। और भारत के एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पे हम फ़ोकस करें और ज़रा फेलिंग ज़रा कम करें। बतियाएँ ना आइंदा और ज़रा काम करके दिखाएँ, जो मुझे नहीं दिख रहा है। अब नोएडा में मुझे तो मीडिया के अलावा भाई और कुछ दिखता नहीं है, ना मुझे उद्योग नहीं दिखता है, ठीक है? जर्नलिज्म भी नहीं ये दिखता कोई मतलब रिवाइवल नहीं दिखता है। नोएडा की जो मीडिया इंडस्ट्री उसमें अब जर्नलिज्म भी नहीं दिखता है। हाँ, वो तो आप जानेंगे मुझसे बेहतर। अ, लेकिन बस एक एयरपोर्ट बना है, अब बना भी नहीं है, बनेगा। बन रहा है, ये भविष्य में बनेगा, कल, आज और कल, ठीक है? अ, जो हमारे इलाहाबाद में जीप बैटरीज की फैक्ट्री है, वो हाउसिंग एस्टेट बन गया है। मोदी नगर जाके देखिए, खंडहर है, वहां तो फिल्म बनानी चाहिए। यूपी का प्राचीन और शानदार इतिहास, ऐसे कुछ है। जूते क्यों नहीं बना सकते हम आगरा में फिर से? क्या समस्या है? ठीक है, कानपुर ले जाइए। नहीं तो तो इतने लेदर बड़े बड़े इंडस्ट्री बातें तो खैर, करते हैं वहां, डबल इंजन लेदर सरकार, ये इंडस्ट्री तो सरकार और वो सरकार। हाँ, लेदर इंडस्ट्री जो थी यूपी की, वो हिंदुत्व को जो खतरा था उससे बचाने के लिए वहां पे लगभग अब बंदी मैं करवा दी देखिए, गई। अब वो चॉइस है लोगों का। अब अगर ये हिंदू के खतरे से विकास नहीं चाहते, तो अब तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विकास में यही मैं सामने रखूंगा, आपके दर्शकों के सामने, आपकी विकास इस देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ सजेशंस तो बहुत हैं, लेकिन आपको एक ऐसे मतलब राजनीतिक परिस्थिति लाना पड़ेगा जहाँ पे ये विकास मुमकिन भी हो। नहीं तो ये नेटफ्लिक्स पे बाहुबली बाहुबली होते होते आप और आपके मतलब 3 खानदान ना बेकार हो जाएंगे, आपके दर्शकों से कह रहा हूँ। तो एक तो ये हुआ। अब ये अगर नामुमकिन हो तो लेकिन अगर हमने एक योजना बनाया, तो ये बड़ा टल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि देखिए, 20 साल में आपको जनसंख्या आधारित हम सीट दे देंगे लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन उस 20 साल में आपका विकास ऐसा होगा कि आप दक्षिण भारत के करीब आ जाएंगे। जितने करीब आते रहेंगे, उतना ही हम लोग एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है। दूसरा दक्षिण भारत का प्रॉब्लम है या उत्तर भारत का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पर्सनल उदाहरण से बोलता हूँ। अर्थविज्ञान ये कहता है, इस पे होता है वोटिंग विथ योर फीट। हम एक देश है, हमारे यहाँ कोई माइग्रेशन की रिस्ट्रिक्शन अब तक तो नहीं है, ठीक है? तो भाई, ये यूपी वाले तेलुगु क्यों नहीं बन जाते? सब आ जाए, मैं बनाऊं। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मतलब क्या कहते हैं, दादे परदादे परदादा, परदादा। वो महाराष्ट्र के आ गए थे 1908 में बांग्लादेश। माइग्रेंट नहीं हुआ, 1908 में आ गए थे। नहीं नहीं, तो पता बीजेपी वाले फिर सर खाएंगे मेरे। हाँ, तो 1908 में आ गए कि तो मैं मराठी हूँ, चौथा जनरेशन। बाल ठाकरे भी मेरे जैसे, तो मैं मराठी हूँ, 4th जनरेशन मराठी। हम्म? मुझे कोई समस्या नहीं हुआ मेरी फैमिली को यहाँ पे इंटीग्रेट होने, मराठी बनने। क्यों नहीं हुआ बताओ? ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है जहां भी इंडिया में रहे, उनको अपने मरण और जन्म के स्थान मालूम है और गोत्र मालूम है। और जो अन्नप्राशन बोलते हैं बंगाल में, या जो भी पहला पूजा है, मैं तो इन कॉमन होता है, सबको इसके बारे में जानकारी है। तो अब मैं महाराष्ट्र गया हूं, मैं बोलता हूं कि मेरा पिंड जो होता है वो श्राद्ध होता है, वो गया में होता है, उसका त्रिंबकेश्वर में होता है, वो समझ जाता है। हाँ, गोत्र बोलो तो कुछ कुछ कनेक्शन मिल जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब कोई यादव या त्यागी, आप त्यागी हो, हाँ, हमारे भी त्यागी टाइप्स है साउथ इंडिया में। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ यहाँ बहुत यादव है, यादव से मैं फेमिलियर।
अरे भाई तुम यादव हो, तुम लोग उनसे शादी क्यों नहीं करते हो यादवों से? उनके पास भी बहुत वो भी वो भैंस भैंस को पूजा करते हैं और गाय को पूजा करते हैं और तुम्हारे कल्चर बड़ा समान है। एंड बाय द वे आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों से, इंडिया में जो भी क्लास 96% कितना हुआ वो, 96% 96 शादियां 96% शादियां एक ही जात में होता है, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। उसमें भी हाँ वो भी एक कॉमन चीज है, सेम सेम बट डिफरेंट। कोई फर्क नहीं पड़ा इतना एजुकेशन से या इतना मानव विकास से, शादी तो जाति में ही थी। तो ठीक है, अब जो है सो है। तो मैंने पूछा यार वो सर, अब वो हमें उनको बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो बस ब्राह्मण और बनिए के अलावा इंटीग्रेशन यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सारा कास्ट सिस्टम बीच में आ जाता है जी। कि मैं रेड्डी हूँ और तू त्यागी है और तू पटेल है। अब एक्चुअली तुम लोग एक ही चीज कर रहे हो और कास्ट सिस्टम में एक ही जगह पे है, लेकिन वो इंटर मैरिज नहीं होगा, वो सोशल इंटरमिंगलिंग नहीं होगा। यहाँ के दलित वहां के दलित, कोई कॉमन टच पॉइंट्स नहीं। अब इस पे अगर कोई राजनीतिक जीनियस आके, जैसे गांधी ने किया था एक जमाने में, जी। गांधी ने किया था, लोग भूल गए, चलो गांधी आजकल फैशनेबल। गांधी ने क्या, महाराष्ट्र में भी जी, बहुत हुआ, मतलब जी, जब लोग बम्बई आए, महाराष्ट्र में भी बहुत हुआ। और अ, मतलब महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा ज्यादा रिफॉर्मिस्ट कम्युनिटी की तरह भी रहा। सिर्फ तुलना बम्बई में करें हुआ, तो बम्बई में हुआ। बम्बई भी बहुत कम हुआ। आप देखिए कृपाशंकर सिंह, मेरी शहर है बम्बई, कृपाशंकर सिंह हमारे नेता थे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की, बीजेपी चले गए यूपी। हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर एसपी सिंह थे, यूपी के थे, वो चले गए आपके वहां वेस्टर्न यूपी में कैंडिडेट बनने। वो लिंक नहीं छोड़े, मराठी बोलते थे एज अ कन्वीनियंस, मेरे जैसे नहीं थे कि मतलब मैं मराठी में सोचता हूँ, बंगाली में सोच ही नहीं सकता, बंगाली है ही नहीं मुझमें, चौथा जनरेशन है। जी। तो वो इतना भी नहीं हुआ बम्बई में जितने लोग सोचते हैं, जितने लोग सोचते हैं उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना लोग सोचते हैं। जी। ठीक है। तो ये एक दूसरा समस्या। ओवरऑल अगर आप देखिए इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट 80 मिलियन लोग या 100 मिलियन लोग, अगर वो आ जाए दक्षिण भारत में, तब इक्वलाइज हो जाएगा ना पॉपुलेशन जी। काफी हद तक। वो एक सोल्यूशन है, मैं कोट पैंट पहन के सोल्यूशन रख रहा हूँ आपके सामने। लेकिन मैं कैसे यादवों को ये परसुएट करूं कि तुम शादी करो तेलुगु यादव और यूपी यादव, ये आप बताएं। एक फिल्म आया था, एक हैदराबादी मुसलमान और एक लखनवी मुसलमान के बारे में, दावत इश्क, और उसमें ही इतना समस्या हो एक ही कौम में। अब मैं यादवों के बारे में क्या बताऊं या त्यागियों के बारे में क्या बताऊं या रेडियो के बारे में क्या बताऊं। बिल्कुल ठीक है। तीसरा सोल्यूशन तो न्यूक्लियर सोल्यूशन है, ये मैं साउथ के दक्षिण के दृष्टिकोण से ही बोल रहा हूँ, कि अगर हम उत्तर भारत से 15 गुना ज्यादा विकासशील हो जाए, 15, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, अगले 20 साल, तब भाड़ में जाए जनसंख्या। अगर हम इतने विकासशील हो जाए तब तो खरीद लेंगे हम उत्तर भारत को, जो भी जनसंख्या हो, तब तो सब तामिल बोलेंगे। आप समझते हैं ना? कि मतलब मैं कोट पॉइंट पहन के बस सोल्यूशन दे रहा हूँ, ये अच्छा है या बुरा है, मेरा काम है सोल्यूशन है। लेकिन ये जनाब, क्योंकि अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ आपको सेम सेम बट डिफरेंट, ये होने वाला नहीं है आज की तारीख में। क्योंकि जो मिसोजिनी है, जो आर्थिक असमानता है, जो स्त्री विरोधी है, जो जातिवादी है, जो इनफॉर्मल सेक्टर कमियां हैं, जो फ्यूडलिज्म है, जो मतलब नॉर्थ इंडियन लेबर को यहाँ सस्ते तरीके से लाके सस्ते जगहों में डालता है, हुँ? जो मतलब समृद्धियों में जो रोक है, ये रोक अगले अभी ऑर्बिट ये में जाने को रोकता है, जी। जो अगले ऑर्बिट में जाने से रोकेगा दक्षिण को अपनी इकोनॉमी। हाँ, 4 गुना हो चुका है, मेरे ख्याल से 6 गुना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, और 6 गुना काफी नहीं है, कम से कम 15 गुना होना पड़ेगा। यानी कि अगर उत्तर भारत का पर कैपिटा इनकम $2000 रहा, तो $30,000 होना चाहिए दक्षिण का, तब तो भाड़ भी जाए उत्तर भारत, कुछ नहीं होगा, पूरा टेक ओवर हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिए उत्तर भारत से, मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए। मैं तीन तीन इसके मतलब लॉजिकल आउटकम्स है, वो तीन आपको बता रहा हूँ। चौथा जो है मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ, मैं देशभक्त। बिल्कुल। मैं देश प्रेमी हूँ, देशभक्त तो भक्त तो अब अलग ही शब्द हो गया। भक्ति ये मैं देश प्रेमी कहता हूँ कि हम देश प्रेमी हैं, तो भक्ति अर्थ इससे तो प्यार। करते देखिए, भक्ति क्या होता है, मेरे स्किप पे आइए पंढरपुर में, बड़े आराम से करते, कवने प्यार से करते हैं, टोली में जाते हैं, गाते हैं, वहां समानता है। जी। और वो भी भक्ति मार्ग भी वो लोग हैं जो लोग दरअसल सवर्ण नहीं है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा कबीर आ जाता उत्तर प्रदेश में तो शायद है, दूसरी बात है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय इस बातचीत के लिए। मेरे ख्याल से काफी मजेदार और बातचीत है।
एक साथ एक बात और है जो जो हम लोग मिलेनियल्स के लिए, जो आखिरी में चाहता हूँ उस बारे में बात करें, आपकी जो इस देश के जो वर्ग है, जो 30 साल हमारी मीडियन एज है, मतलब आधा हिंदुस्तान 30 साल के नीचे खड़ा हुआ है, तो उन वो लोग क्या करें, क्योंकि वो तो फंस गए दरअसल उस भारत में जो जिसके लिए शायद हम सब जिम्मेदार हैं। उन्हें उन्हें हम ले आए और फंसा दिए, वो फंसा हुआ महसूस करते हैं इस देश में उस तरह से। उनको ये किस तरह से देखना चाहिए और उनके लिए रास्ता क्या है आपके हिसाब से? उनके लिए रास्ता यही है, एक इसमें एक सिल्वर लाइनिंग बता सकता हूँ। सिल्वर लाइनिंग हिंदी में कोई मुहावरा है उसके लिए कि अंधकार उम्मीद की किरण जहां में से किरण, एक अंधकार में उम्मीद की किरण है आज के बच्चों के लिए। मैं 30 तक तो नहीं जाऊंगा, वो तो हो गए उनका, लेकिन 25 से नीचे जो है। एक बात आपको बताना पड़ेगा, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं काफी युवाओं से मिलता हूँ, और ये जो अभी जनरेशन आ रहा है 15 और 25 के बीच, इतना होशियार, इतना टैलेंटेड और इतनी सुशील जनरेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मुझसे तो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन ये अफसोस की बात यह है कि देश इस परिस्थिति में है, और पूरा जो जग है इस परिस्थिति में, ट्रम्प वगैरह की भी, इनको अपने टैलेंट्स प्रकट करने के लिए एक 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 वो नहीं मिल रहा है, एक स्टेज नहीं मिल रहा है। जी। उनको मैं ये कहूंगा, एक अंधकार में किरण के लिए है कि जब मैं उनकी उम्र का था, तब ये जो समस्याएं थे ना, इंडिया की गरीबी और बेरोजगारी और असमानता, ये उनके समस्याएं थे। मैं मिडिल क्लास लड़का था, मैं ठीक था, है ना। मैं तो बाहर चला गया, जो करना चाहिए हर आदमी को अगर को कर पाए, पैसे वैसे ही कमा के आके यहाँ पे भाषण दो। लेकिन अगर मैं रहता भी, तो अगर आप तब के आईएएस देखते और आईपीएस देखते, जो भी देखते, वो हम थे और वो थे, और हम अच्छे लोग थे, हम उनके लिए कुछ करना चाहते थे। मेरा ये खासतौर पे जो रिलेटिवली मिडिल क्लास युवा है, जो ये सब देखते हो, तो लोअर मिडिल क्लास युवा है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये आपका समस्या है। तो ये एक बहुत बड़ी समानता हो गई है कि आपके पास शिक्षा है या आपके पास नौकरी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपकी आमदनी अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं देखता हूँ ये सब, मैं प्लेसमेंट भी करता हूँ। मैंने जब अपनी पहली नौकरी की, बड़ी नौकरी नहीं थी, मैं कॉलेज में लेक्चरर था, ये 3,500 रुपये महीने मिलते थे, और मैं टैक्स देता था। बच्चों को ये जानना चाहिए, मैं टैक्स देता था। इसका क्यों देता था, क्यों बताता हूँ। मैं तब दिल्ली में रहता था। दिल्ली में तब उस वक्त वसंत कुंज में एक फ्लैट 1.5 लाख का आता था, जो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन अगर मैं आप मेरी आमदनी देखिए, तो टैक्स के बाद मुझे हाथ में मिलते थे 35,000 सालाना। मतलब 4 साल 3 महीने की आमदनी पे एक फ्लैट खरीद सकता था। तुम में से कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम टैक्स नहीं देते, क्योंकि तुम यू आर टू पुअर टू पे टैक्स। ये लोग समझते नहीं है। अगर तुम 1 लाख महीने नहीं कमाते हो इस देश में, तुम टैक्स देने लायक नहीं है। तुम्हारी आमदनी बहुत छोटी है, क्योंकि उस आमदनी से आपको खाक घर मिलेगा। अगर आप टियर 3 टाउन में चले गए, छोटे बस्ती में या कस्बे में, आपको 20,000 की नौकरी मिली, बहुत बड़ी बात है। उस पे आपको वहां घर मिलेगी, खाक मिलेगा। तो अ, समस्या आपका भी है, पहले से झुग्गी वालों का था, अब सब लोगों का है। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इसके लिए एक चीज आपको करना पड़ेगा, आपको ये भूल जाना पड़ेगा, ये जो आपके, पता नहीं कौन कहता है आपको, आपके बुजुर्ग, बताओ, माँ बाप तो नहीं जाना, तुम बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे बनो, नियम पालन करो, पढ़ो, मेहनत से काम करो, और तुम्हारे जिंदगी में समृद्धि आएगी। ये नहीं होगा। समृद्धि आपको खींच के मांगना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। और ये जो आपकी जो विरासत है, जातिवादी विरासत, अ, स्त्री विरोधी विरासत, धार्मिक विरासत इत्यादि, अन्य विरासत, पारिवारिक विरासत, बिरादरी विरासत, अदरिंग अदरिंग का जो एक पूरा मेंटेलिटी है हमारी, शायद वो भी एक उसमें है कि हर किसी को क्योंकि हम अपने कुछ समय बाद अपने सब भाई को भी हम मान्य बना देते हैं। बिल्कुल, कुछ समय बाद अपने भाई को भी अन्य मानने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, और आपको इस अफीम में नहीं जाना है, जो होता है धर्म के साथ या जात के साथ, कि मैं एक बहुत ही चार चंद दिनों के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन चंद दिनों के लिए मैं कुछ हो जाता हूं। लोग कवड़ियां को बनते हैं, मुझे बहुत सहानुभूति है उनके साथ। अरे 10 दिन उस लड़के को इज्जत मिल जाता है,
10 दिन उस लड़के को इज्जत मिल जाता है। पहले गणपति होता है बम्बई में, क्यों बच्चे इतने उस पे अपने वक्त लगाते हैं? उसको 5 दिन इज्जत मिल जाता है, वो कुछ होता रहा। लेकिन वो जब वो एक अफीम का एक धुंध है, जब तुम जाओगे तब फिर तुम कुछ भी नहीं रहोगे। तो मेरा यही आपसे सलाह है कि अपने हाथ में अपनी जिंदगी लो, और जितने ज्यादा तुम लोग एक साथ अपने हाथ पे जिंदगी लोगे ना, उतने ही तुम इसको पलटाओ। कि भारत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है। रेजिडेंट्स को क्या बोलते हैं? जो रहवासी होते हैं या वहाँ के रिहायशी Residents उर्दू में कहते हैं। जो भी इस देश पे बला टला है, जब भी सबसे ज्यादा अंधकार लगता है, तब या तो 2 चीजें होता है, या तो बिल्कुल तांडव हो जाता है, हम्म? और तब आपको ठहरना पड़ता है किसी गांधी जैसे कल्कि के लिए, या तो खुद ही लोग रिक्लेम करते हैं अपने समाज को। और तीसरी बात आप ये समझिए, ये बीजेपी समझता है, कांग्रेस शायद समझता है, लेकिन मैं समझता हूं जरूर, आपको समझना चाहिए, सबसे बड़ी जो यहाँ पे रणभूमि है वो समाज है। आपको समाज के साथ लड़ना होगा और आपको समाज पे जीतना होगा। आपको समाज पे भारी होना है, ठीक है? कंपनी में नहीं, नौकरी करने में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, समाज पे। तब आपका भविष्य है। अब आप जवान हो, मैं तो अब मतलब काफी बुजुर्ग हो चुका, मुझे ये सब बोलते ही डर लग रहा है कि भाई ये बच्चे कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे याद है आपकी उम्र में मुझे डर नहीं लगता, उम्मीद है आपको भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको लाइक करिए और अपने हमख्याल लोगों को इस साथ साझा करिए। हिंदी में इस तरह की बातें शायद कम सुनने को मिलती हैं, और जो कि ज़्यादा ज़रूरी भी है, और ख़ास तौर पर जो नौजवान हिंदुस्तान है इस समय का, उनके लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय। मैं फिर भी और आगे भी आपसे बात करता रहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग हिंदी में ख़ास तौर पे राजनीति पे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बजाय इकोनॉमी या उन चीज़ों के बारे में जिससे देश बनता है और आगे बन सकता है। फिर से बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।